नमस्कार बच्चों। बेटा देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मात्रक क्या होता है। इसके पश्चात हमने पढ़ा कि मात्रक कितने प्रकार का होता है। इसके पश्चात हमने मात्रक की पद्धतियां पढ़ी थी और जो मात्रक की पद्धतियां थी वो भी दो तरह से बांटी गई थी। तो प्राचीन काल की पद्धतियां, एक वर्तमान काल की पद्धतियां। प्राचीन काल में जो पद्धतियां थी वो कितनी थी? तीन थी, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। एक थी सीजीएस, एक थी एफपीएस और एक थी एमकेएस। इन तीनों पद्धतियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके पश्चात हमने पढ़ा था एसआई पद्धति, जो कि वर्तमान काल में थी। इस एसआई पद्धति के बारे में, एसआई पद्धति जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था कि इसके अंदर सात तो क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं और दो होते हैं पूरक मात्रक। तो यानी कि एसआई पद्धति जो है उसमें टोटल कितने मात्रक थे? 9 थे, जिनमें 7 तो मूल मात्रक थे और 2 कौन से थे? पूरक मात्रक। ठीक है बेटा, इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब देखो, जो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक है, या कहा जाए जो पूरी एसआई पद्धति है, ये किसका विकसित रूप थी? ये जो एमकेएस पद्धति थी, इसी को विस्तारित कर क्या बनाई गई थी? एसआई पद्धति बनाई गई थी। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय माप एवं तौल संस्थान की द्वारा बनाई गई थी। इसमें 7 जो मूल मात्रक अपने थे, वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से थे? देखो, पहला था मीटर, दूसरा था किलोग्राम, तीसरा था सेकंड, चौथा था एम्पियर, पांचवा था केल्विन, छठा था कैंडेला और सातवां था मोल। ये 7 थे मूल मात्रक और 2 बच गए पूरक मात्रक। वो कौन कौन से थे? एक तो था रेडियन और दूसरा था स्टेरेडियन। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद जो अपना है कि देखो, जो अंतरराष्ट्रीय माप और तौल संस्थान थी, उसने इन मात्रकों की एक निश्चित परिभाषा दी थी। उसके द्वारा इस प्रत्येक मात्रक की एक निश्चित क्या थी? परिभाषा थी। आज हम वो परिभाषाएं पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय माप और तौल संस्थान ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी थी किस मात्रक के लिए। तो देखो, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं 1 मीटर। पहले नंबर आएगा सबसे पहले 1 मीटर। आज हम पढ़ेंगे 1 मीटर की परिभाषा क्या। तो देखो बेटा, 1 मीटर का यहाँ पर अर्थ क्या है कि भाई जो अपना प्रकाश है, देखो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, लेकिन बीच में निर्वात आता है। निर्वात का मतलब जहां पर हवा नहीं होती है। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेकर पृथ्वी तक आने से पहले बीच में कहां पर गति करता है? निर्वात में गति करता है। ब्रह्मांड में निर्वात है, जहां पर हवा नहीं है वहां पर ये क्या करता है? गति करता है। तो जब सूर्य का जो प्रकाश है वो निर्वात में, जहां पर वायु नहीं है, उस जगह पर वो 1 सेकंड, कितने समय के? 1 सेकंड के इस भाग में 1/29 97 92 458 29,97,92,458 सेकंड। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो निर्वात में इतने समय में, सेकंड के लगभग 30 करोड़वें हिस्से में, ये देखो लगभग इसको किसके बराबर मान लो? 30 करोड़वें हिस्से के बराबर मान लो। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में, और वो भी सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में जो दूरी तय की जाती है, जितनी दूरी वो तय करता है, वो क्या कहलाती है? 1 मीटर। ये परिभाषा किसने दी थी? अंतरराष्ट्रीय माप एवं तौल संस्थान ने दी थी। क्या है परिभाषा? कि प्रकाश द्वारा निर्वात में सेकंड के लगभग 30 करोड़वें हिस्से में जो दूरी तय की जाती है वो कितनी होती है?
1 मीटर होगी। देखो बेटा निकली कैसे, इसको भी समझ लो एक बार। देखो सूर्य का जो प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में वो कितना होता है, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में ये लगभग 30 करोड़ मीटर चलता है। 1 सेकंड में कितना चलता है, लगभग 30 करोड़ मीटर चलता है। तो 1 मीटर कितने में चलेगा भाई, 30 करोड़ का उसमें भाग दे तो समय, तो लगभग सेकंड का कौन सा हिस्सा हो जाएगा, वो 30 करोड़वा हिस्सा हो जाएगा। और इसमें जो वो दूरी तय करेगा वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी। हो गई एक परिभाषा। अब बात करते हैं दूसरी जो परिभाषा है, ये है 1 किलोग्राम की। 1 किलोग्राम की अंतरराष्ट्रीय माप और तौल संस्थान ने क्या परिभाषा है। बेटा 1 किलोग्राम की हम बात करते हैं तो देखो जो संस्थान है कौन सी है, वो अंतरराष्ट्रीय माप एवं तौल संस्थान है। और ये कहां पर स्थित है, पेरिस में स्थित है। इस संस्थान के अंदर एक बेलन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, इसमें बेलन रखा हुआ है जो कि प्लेटिनियम या प्लेटिनम और इरिडियम धातु से मिलकर बना। ठीक है, एक संस्थान थी अंतरराष्ट्रीय माप एवं तौल संस्थान, उसमें एक बेलन रखा हुआ था जो किससे मिलकर बना हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम धातु से मिलकर बना हुआ है। और ये जो बेलन है इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम। कितना है इसका द्रव्यमान, 1 किलोग्राम है। कि वहां पर जो एक बेलन रखा है, यानी परिभाषा क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय माप और तौल संस्थान में रखे हुए प्लेटिनियम एवं इरिडियम धातु के बने बेलन का द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम है या 1 किलोग्राम होता है। बेटा इसकी एक परिभाषा और आती है, वो परिभाषा देखो क्या है। हम पानी की बात करते हैं, H2 बात हुई जली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर और 1 किलोग्राम में क्या अंतर, क्या दोनों समान है। तो बेटा 1 लीटर और 1 किलोग्राम कभी भी बराबर नहीं होते। 1 लीटर में यदि हम बात करें तो लगभग 950 ग्राम के लगभग, मतलब 1 किलोग्राम पूरा नहीं, मतलब 1 किलोग्राम कब बनेगा जब 1000 ग्राम होंगे, लेकिन लगभग कितने होते हैं, 950 ग्राम 1 लीटर में। तो 1 लीटर कभी भी 1 किलोग्राम के बराबर नहीं होता है। यदि हम बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस की, ये तापमान हो गया कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करते हैं। तो इस 4 डिग्री सेल्सियस पर जो 1 लीटर पानी है, या कह दो 1 लीटर H2O है तो पानी, पानी का सूत्र है आणविक सूत्र। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम होता है। आया बेटा समझ में कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जो पानी होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ये एक परिभाषा किसकी है, 1 किलोग्राम की और होगी। कितनी परिभाषा हो गई 1 किलोग्राम की, 2 हो गई। पहली कौन सी थी कि एक अंतरराष्ट्रीय माप और तौल संस्थान है जिसमें एक बेलन रखा हुआ है, कौन सी धातु का, प्लेटिनम और इरिडियम धातु का बना हुआ, उसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम। दूसरा जो अपना है परिभाषा वो क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अपना, उस 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो 1 लीटर पानी है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर अपना क्या आएगा, 1 सेकंड। अब हम पढ़ेंगे 1 सेकंड की परिभाषा। देखो बेटा आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आवर्त सारणी में अनेक तत्व होते हैं, उन अनेक तत्वों में एक तत्व होता है सीजियम। एक तत्व होता है कौन सा, सीजियम परमाणु होता है। इस सीजियम परमाणु के आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक जो होता है वो 133 होता है। मतलब 133वें स्थान पर एक परमाणु है सीजियम परमाणु। देखो बेटा इस सीजियम परमाणु की एक खासियत होती है, एक शायद गुण होता है कि ये कंपन करता रहता है, ये लगातार वाइब्रेट करता रहता है, कंपन करता रहता है।
ठीक है। और इसकी इसी कंपन के आधार पर किसकी परिभाषा दी गई है, 1 सेकंड की परिभाषा दी गई है कि जो सीजियम परमाणु होता है वो 1 सेकंड में 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 बार कंपन करता है। कि सीजियम जो परमाणु है वो 1 सेकंड में इतनी बार क्या करता है, कंपन करता है। तो कैसे मापेंगे 1 सेकंड को, जब उसके इतने कंपन पूरे हो जाएंगे तो वो समय कितना होगा, 1 सेकंड होगा। या इसको देखो लगभग आप कह सकते हैं 9 अरब बार, कि जो सीजियम परमाणु है वो 1 सेकंड में लगभग 9 अरब बार क्या करता है, कंपन करता है। तो ये किसकी परिभाषा होगी बेटा, 1 सेकंड की परिभाषा होगी। अगली देखो परिभाषा हम देखते हैं 1 केल्विन की परिभाषा। अब देखो 1 केल्विन की परिभाषा क्या होगी, तो बेटा 1 केल्विन की जो परिभाषा होती है इसको समझने से पहले हमें समझना होगा क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है। क्वथनांक का मतलब होता है बेटा उबाल बिंदु, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। क्वथनांक होता है उबाल बिंदु, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु उबलना शुरू कर देती है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और गलनांक होता है गलन बिंदु, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई वस्तु पिघलना शुरू कर देती है, क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है। तो बेटा अब बात करते हैं 1 केल्विन, यानी तापमान तो है, तापमान का मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या है, केल्विन। तो 1 केल्विन की जो परिभाषा है उसकी हम बात करते हैं। तो हम 1 केल्विन की जो परिभाषा होगी देखो उसमें होता क्या है, हम लेते हैं सामान्य वायुमंडलीय दाब। और बेटा सामान्य वायुमंडलीय दाब का जो मतलब होता है वो होता है 1 atm, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक का मतलब वायुमंडलीय, और सामान्य वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इस सामान्य वायुमंडलीय दाब पर हम देखो बात करते हैं तो हम लेते हैं जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक मतलब क्या हो गया, जल का उबाल बिंदु, कि जो पानी है वो कितने तापमान पर उबलने लगता, तथा बर्फ का गलनांक। बर्फ के गलनांक का यहां पर अर्थ क्या है कि बर्फ कितने तापमान पर पिघलना शुरू कर देती है। तो हमने बात की सामान्य वायुमंडलीय दाब जो कि कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस पर हमने क्या लिया, जल का तो उबाल बिंदु लिया और बर्फ का गलन बिंदु लिया, पिघलने वाला बिंदु लिया। और इन दोनों का क्या लोगे, अंतर, इन दोनों का ले लिया अंतर, और उस अंतर में 100 का भाग दे दो। कितने का भाग दे दो, उस अंतर में 100 का भाग दे दो, तो जो मान आता है वो कितने के बराबर होता है, 1 केल्विन के बराबर। देखो बेटा कैसे क्वथनांक की बात करते हैं, जल के क्वथनांक की हम बात करेंगे। जल का क्वथनांक यानी कि उबाल बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता नहीं। माइनस में बर्फ का जो गलनांक होता है, बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देती है, तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देती है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ दोनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। दोनों का अंतर, तो मतलब निशान किसका लगा दिया, माइनस का, और भाग में 100। तो बेटा क्या है, यहां से देखो 100 बटा में 100 कितना आ गया, 1 आ गया, आया नहीं है। तो ये होता है किसके बराबर, 1 केल्विन के। कि आप कहा जाए परिभाषा क्या बनी यहां से, कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का तो क्या लिया, क्वथनांक लिया, और बर्फ का क्या लिया, गलनांक लिया, और दोनों का क्या लिया, अंतर लिया, और उस अंतर का कौन सा भाग, 100वां भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। तो परिभाषा क्या बनेगी, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक और बर्फ के गलनांक के अंतर के
1/100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। हो गई बेटा परिभाषा। कितनी परिभाषा हो गई अपनी? 4 हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं पांचवी परिभाषा। पांचवी जो परिभाषा है वो अपनी 1 एम्पियर की। आज तक जो हमने एम्पियर की परिभाषा पढ़ी, 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ी, वो क्या होती थी? विद्युत धारा होती। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटा में समय, ये होता है। तो हम क्या 1 एम्पियर की परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक जब हम प्रवाहित करते हैं तो कितनी धारा उत्पन्न होती है? 1 एम्पियर धारा उत्पन्न होती है। आज तक हमने ये पढ़ी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय माप और जो तौल संस्थान है उसने ये परिभाषा नहीं दी। उसने जो परिभाषा दी वो अपने पास, देखो बेटा परिभाषा वो वाली अपने पास क्या है, उस परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि अपने पास निर्वात की बात करते हैं। निर्वात क्या होता है? जहां पर हवा